नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत खाना आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से अगर आप एक अलॉटी हैं अपार्टमेंट के, शॉप के या फिर प्लॉट के, और अगर आपको कोई अपने बिल्डर की तरफ के अगेंस्ट में अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को लेकर जहां पर आपने अपना फ्लैट, शॉप या प्लॉट बुक कराया हो, उसको लेकर के कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो डिले की हो या फिर प्रोजेक्ट में ऑल्टरेशन की हो, एडिशंस की हो, कॉमन एरिया फैसिलिटी के डेवलपमेंट को लेकर के हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्डर के द्वारा लिखित रूप में प्रॉमिस करी गई थी या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू शो करी गई थी, पर वो सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट में उपलब्ध नहीं हैं, तो आप किस प्रकार से अपनी शिकायत को फाइल करें, खुद ही उसको कंटेस्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करें। तो ये सारा प्रोसीजर मैं इस वीडियो के थ्रू आपके समक्ष रखूँगा। जब मैं फाइलिंग वगैरह आदि की बात कर रहा हूँ तो ये सब स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने जो सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है, जो प्रोसीजर प्रोवाइड कर रखा है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वो रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने का, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट करने का और साथ ही साथ कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत जैसा आप सभी को पता है कि जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे संबंधित सारी सर्टिफाइड जानकारी एक पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल पर उपलब्ध कराना है, और साथ ही साथ अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम किसी अलॉटी को आती है या फिर प्रमोटर को आती है या फिर रियल एस्टेट एजेंट को आती है, तो उसके निराकरण के लिए, उसके एडजुडिकेशन के लिए वह कंप्लेंट केस फाइल कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ केस, चाहे वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने या फिर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में ही अपॉइंटेड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो केस फाइल होता है वो कब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के समक्ष फाइल होता है और कब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने वो केस फाइल होता है और सुनवाई होती है। तो अगर आपका केस किसी चीज़ को बिल्डर से कराने का है, मतलब कि अगर कोई चीज़ डेवलप उन्होंने नहीं कर, बिल्डर ने डेवलप नहीं करी है, उसको डेवलप कराना है, कॉमन एरिया फैसिलिटी आदि वगैरह ठीक से डेवलप नहीं है, वो डेवलप कराना है, या फिर अलॉटी एसोसिएशन बनाना है, या फिर फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है, घर का कब्ज़ा लेना है, और अगर टाइम पे पोजीशन नहीं मिला है प्रॉमिस टाइम पर और ग्रेस पीरियड भी निकल चुका है, उसके बाद आपको मनी का रिफ़ंड लेना है, तो इस तरह की सारी कंप्लेंट्स फॉर्म M में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने फाइल की जाती है और वहीं पर इसका एडजुडिकेशन होता है। लेकिन अगर आप ये प्लीड करते हैं कि बिल्डर की इन्हीं सब हरकतों की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मेंटल लॉस हुआ है या फिज़िकल लॉस हुआ है, और उसके अगेंस्ट में आप कंपनसेशन लेना चाहते हैं, तो उसका जो एडजुडिकेशन होगा, उसमें जो ऑर्डर पास किया जाएगा, उसकी जो शिकायत फाइल होगी वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के समक्ष फाइल होगी और उसमें फॉर्म N भरा जाएगा, N फॉर नागपुर और M फॉर मुंबई। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपकी क्या ग्रीवांस है और आपको क्या रिलीफ चाहिए, और उसी के हिसाब से आप फॉर्म को डिसाइड करेंगे कि कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। अब ये फॉर्म का ऑप्शन कहाँ पर आता है, कहाँ पे ये फॉर्म मिलेगा, ये सब मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब आपने जब डिसाइड किया कि आपने बहुत कोशिश किया होगा, हर बायर करता है, कोर्ट हिंदुस्तान में, हमारी कंट्री में आमतौर पर लोग तभी जाते हैं जब वो सारी होप छोड़ देते हैं कि अब कहीं से कुछ नहीं होगा, तब वो कोर्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर आपको बिल्डर जो आपकी बुकिंग की गई थी और उस बुकिंग के अनुसार आपको पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, या फिर पोजीशन देने के बाद और सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप रेरा में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम कंप्लेंट फाइलिंग का बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सारा फाइलिंग का सिस्टम
ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यक है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करें, उनको प्रॉपरली स्कैनर मशीन से करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग स्कैन कराएं। तो आमतौर पर अगर मैं बात करता हूँ रिटर्न ऑफ मनी या फिर पोजीशन मांगने की प्रेयर को लेकर के अगर आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स में आपका जो अलॉटी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको स्कैन कराएं, जितने भी आपकी पेमेंट रिसीट्स हैं उसको अलग अलग स्कैन करवाएं, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो स्कैन करवाएं। साथ ही साथ अगर आपका कोई लोन है तो लोन एग्रीमेंट, लोन डिसबर्सल और ट्राईपार्टाइट अगर एग्रीमेंट है फॉर द डिसबर्सल ऑफ लोन तो उसको भी स्कैन कराएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अलग अलग स्कैन करा के रख लीजिए। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाना, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप लॉगिन सेक्शन में जाकर ई कोड साइन इन साइन अप के ऑप्शन में जा कर के अपने आप को अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करें। सारी डिटेल्स जैसी वहाँ पे मांगी जाती हैं। एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे वहाँ पर तो आपको नया कंप्लेंट फाइल करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको फॉर्म एम में फ़ाइल करना है कि फॉर्म एन में फ़ाइल करना है। अगर आप फॉर्म एम फिल करेंगे तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन या मेंबर्स के पास केस जाएगा, और अगर आप फॉर्म एन को फिल करेंगे तो वह एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगा। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास केस जाने का मतलब है कि आप पोजीशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, पर उसके साथ आप एडिशनल कंपनसेशन मांग रहे हैं। अगर आप पोजीशन भी नहीं ले रहे हैं, आप रिटर्न ऑफ मनी की प्रेयर कर रहे हैं, पर उसके साथ आपने प्रेयर किया है कि साथ ही साथ आपको कुछ फिज़िकल या फाइनेंशियल लॉस हुआ, वो भी आप एडिशनल लेना चाहते हैं बिल्डर से अदर देन द डिलेड कंपनसेशन। लेकिन अगर डिलेड कंपनसेशन के सिवा आपको कुछ नहीं लेना है तो वो केस आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास ना जा कर के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन या मेंबर के पास लिस्ट होगा फॉर्म एम के अनुसार। एक बार जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो शुरू में तो सारी चीज़ें एक जनरलाइज्ड वे में कि आपने कब बुकिंग किया था एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट डेट क्या है, और बिल्डर बायर एग्रीमेंट के हिसाब से आपका डेट ऑफ डिलीवरी क्या आ रही है विद 6 मंथ ग्रेस पीरियड। फिर आपने कब कब सारी पेमेंट्स करी, इसकी सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन करना होगा, और सबके जो पेमेंट रिसीट्स हैं वो अपलोड करना होगा। इसके बाद क्या कोई लोन है, कितने का लोन है, कितना आप पे कर चुके हैं, कितना डिसबर्स हुआ है, लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेयर या रिलीफ सॉट, कि आप क्या अनुतोष मांग रहे हैं कोर्ट से, मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से आप अनुतोष क्या मांग रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप क्या चाहते हैं, रिफंड ऑफ मनी या फिर एनी अदर, या फिर डिले कंपनसेशन अलॉन्ग विद पोजीशन। तो इन सब के साथ वहाँ पर कुछ ग्राउंड्स दिए होंगे, जो ग्राउंड्स आपके केस के हिसाब से सही बैठता है उन ग्राउंड्स को टिक कर दें, और उसके आगे उस ग्राउंड का एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों वो ग्राउंड क्यों बन रहा है। अब जैसे कि डिले इन पोजीशन, तो आपको वहाँ पे लिखना चाहिए द डिलीवरी ऑफ द अपार्टमेंट एज पर क्लॉज नंबर सो एंड सो वॉज टू बी डिलीवर्ड ऑन सच डेट but still the apartment has not been delivered. Stoppage of construction work, हाँ, on such and such date, on such and such and such dates I visited the site, construction site या project site, and there is no construction on the site. तो इस तरीके से वहाँ पे जो आपके प्री फॉर्मेटेड ग्राउंड्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए सारे ग्राउंड्स लिख दीजिए। अगर आपके केस में उसके बियॉन्ड भी कोई ऐसे फैक्ट्स हैं या फिर ग्राउंड्स हैं जो आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसमें एडिशनल आपको फॉर्म मिलेगा एनी अदर फैक्ट करके। एनी अदर फैक्ट में आप अप टू 5 फैक्ट्स डाल सकते हैं, और जो वर्ड लिमिट है वो काफ़ी है, जहाँ पर आप बहुत ही आराम से अपनी सारी एडिशनल फैक्ट्स लिख सकते हैं। एडिशनल फैक्ट जैसे कि बहुत सारे बिल्डर्स ऑफ़र करते हैं कि जब तक पोजीशन नहीं तब तक रेंट का पैसा वो देंगे, जब तक पोजीशन नहीं EMI वो भरेंगे,
जब तक पोजीशन नहीं ये, जब तक पोजीशन नहीं वो, जो भी उसने एडिशनल प्रॉमिस किया हो, जो भी उसके प्रोजेक्ट को ख़रीदने का यूएसपी या एडवर्टीज़मेंट स्ट्रैटेजी रही हो, वो आप डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बिल्डर्स बहुत सारे ऐसे एडवर्टीज़मेंट कर देते हैं कि फ़ला बैंक से लोन है, ऐसा वैसा, और अगर उन सब चीज़ों को लेकर आपका कोई ग्रीवांस है तो वो एनी अदर फैक्ट में आप मेंशन करें। जैसे कि कई बार प्रोफाइल फंडिंग का भी केस होता है। जो भी आपके पिक्यूलियर फैक्ट्स हैं उसको वहाँ पे मेंशन एडिशनल फैक्ट्स में ज़रूर करें और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वहीं पर अपलोड करें। तो एक बार आपकी ये कंप्लेंट ड्राफ्ट हो जाती है तो उसके बाद आप जो पेमेंट है कोर्ट फीस 1000 रुपीज़ की, वो पे करके कंप्लेंट को रजिस्टर करा दें। इसके बाद करीब 1 से 2 हफ्ता लगता है उसको मैनुअली जो रजिस्ट्री है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की, वो उसको स्क्रूटनाइज करती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेजिबल हैं या नहीं, पढ़ने लायक हैं कि नहीं, और जो भी फैक्ट्स जो मस्ट फैक्ट्स हैं जो कि आपको देना ही देना है वो सब आपने मेंशन किया हुआ है कि नहीं। तो उसके हिसाब से वो आपको, जिसको कहते हैं डिफेक्ट रिमूवल या फिर स्क्रूटनी ऑफ द केस, तो जब वो रजिस्ट्री में स्क्रूटनाइज होगा केस, उसके बाद आप अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो डिफेक्ट फ्री हो करके आपको मेल आ जाएगी। और साथ ही साथ जब आप अपना कंप्लेंट केस नंबर आपको वहाँ से मिल जाता है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसकी जो रिसीट होती है उसमें कंप्लेंट केस नंबर ऑटोमेटिक जनरेटेड आता है। तो वही कंप्लेंट केस नंबर आप कॉपी करके और यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट सेक्शन में कंप्लेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई क्या डेट लग गई या अंडर स्क्रूटनी है अभी। एक बार वहाँ पर डेट अगर आपकी आ जाएगी और तो वहीं पर आपको नोटिस की कॉपी भी मिलेगी जो कि बिल्डर को भेजी जाती है। और जो भी अगली डेट आएगी, जो कि नॉर्मली 30 to 40 डेज़ की फर्स्ट डेट आती है, और जो नोटिस निर्गत किया जाता है बिल्डर को, प्रमोटर को, उसमें ये लिखा होता है कि नेक्स्ट डेट से पहले आप अपने ऑब्जेक्शंस या रिटन स्टेटमेंट या जो भी कंप्लेंट के अगेंस्ट में रिप्लाई है उसको पोर्टल पर अपलोड कर दें। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा जो बिल्डर की साइड का पोर्टल होता है उसमें जितनी भी कंप्लेंट्स फाइल होती हैं वो एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में आती हैं 1 2 3 करके, और वहीं पर ऑप्शन होता है टू सी द एंटायर कंप्लेंट, टू सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और वहीं पे ऑप्शन होता है टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। हालांकि बिल्डर प्रमोटर जो कि उनको हमेशा डिले करने की आदत होती है, तो वो फर्स्ट डेट से पहले, शायद ही कुछ एक्सेप्शनल बिल्डर्स हैं जो कि फ़ाइल कर देते हैं रिप्लाई, वरना फर्स्ट डेट को आकर के जो छोटे मोटे बिल्डर होते हैं उनके एडवोकेट्स यही कहते हैं हमें कल ही एंगेज किया गया, हमें 2 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। अब चूँकि बिना दूसरी पार्टी का जवाब लिए बहुत मुश्किल होता है केस डिसाइड करना, अगर डिसाइड फर्स्ट डेट पर एक्स पार्टी नहीं किया जाता या बिना रिप्लाई लिए, क्योंकि वो बाद में रिकॉल या फिर अपील इन सब में उनको फ़ायदा होता है और डिले होगा। इसलिए नॉर्मली फर्स्ट डेट पर जो अथॉरिटी होगी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होंगे वो बहुत स्ट्रिक्ट अप्रोच नहीं लेंगे बिल्डर के अगेंस्ट जस्ट बिकॉज द WS हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। तो 1 हफ्ते का नॉर्मली टाइम दे करके और फिर से डेट लगाई जाती है। जो डेट्स लगती हैं वो एट अ इंटरवल ऑफ नॉर्मली 1-1 महीने के इंटरवल पे लगती हैं, और एक केस को डिसाइड होने में 3 to 4 मंथ्स लग जाता है उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में। हालांकि इस बात को सुनकर बहुत लोग सोचेंगे कि जब एक्ट में 2 महीना लिखा है तो ऐसा क्यों। अब एक लिमिटेशंस हैं, ओवरबर्डन्ड है इस समय अथॉरिटीज़, इसलिए थोड़ा टाइम अधिक लगता है। और ये जो डिले है दैट इज़ नॉट अननेसेसरी डिले नहीं है जैसा कि कहा जा सकता है। तो एक बार नोटिस निर्गत हो गई तो जब फर्स्ट डेट को हेयरिंग होगी तो उससे पहले आपको ये फर्स्ट डेट की हेयरिंग से पहले आपके पास ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस डेट को केस लगा है और उसकी ऑनलाइन हेयरिंग होगी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के द्वारा, और उसका लिंक आपके ईमेल के इनबॉक्स में आ जाएगा जिस ईमेल से आपने अपना ई कोर्ट का लॉगिन किया है या साइन अप किया है। तो फर्स्ट डेट से पहले आप करीब 1 हफ्ता, हर दिन करीब 1 हफ्ते में आप रेगुलर बेसिस पर चेक कर लें, अपने ही कंप्लेंट में जाके साइन इन करें, ई कोर्ट साइन इन करें, और वहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स में जा कर के आपका जो कंप्लेंट आए, जब करेंगे आप जो कंप्लेंट आपने फाइल किया होगा उस पर क्लिक करेंगे
तो वहाँ पे प्रमोटर ऑब्जेक्शन का सेक्शन आएगा ऊपर की तरफ राइट हैंड पे। तो अगर वहाँ पे प्रमोटर का ऑब्जेक्शन आया है तो ठीक है, आप उसका तुरंत रेप्लिकेशन या रिप्लाई बना दीजिए, क्योंकि जो प्रमोटर है वो आपकी सारी बातों को डिनाई करते हुए अपनी बातें लिखेगा कि मेरा प्रोजेक्ट इस वजह से डिले हुआ, एनजीटी ने रोक लगा दी थी, फिर सीमेंट की कमी हो गई, बालू की कमी हो गई, उसकी कोई गलती नहीं होती, सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो ऐसा प्लीड करेगा और आपके केस को एक वेग फॉर्म में डिनाई कर देंगे। तो आपको फिर उसके बाद आपको रेप्लिकेशन ड्राफ्ट करना होगा। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जो बिल्डर का ऑब्जेक्शन आया है उसके ऊपर अपनी बातों को फिर से रखने का आपको मौका दिया जाएगा, रिवर्ट करने का। तो जो बिल्डर ने सारी चीज़ें लिखी हैं आप उसको जो है 1 बाय 1 जो बातें सही हैं उसको एडमिट कर सकते हैं, जो बातें गलत हैं उसको डिनाई करिए। फ्रिवलेस रूप से अगर वो बातें लिखें तो फ्रिवलेस लिखिए, अगर मनगढ़ंत हैं तो कॉन्कॉक्टेड लिखिए कि द कंटेंट्स ऑफ सच एंड सच पैरा आर फ्रिवलेस कॉन्कॉक्टेड हैंस डिनाइड, और उसके बाद आप अपनी बात को वहाँ पर लिखें। स्पेसिफिकली डिनाई करिए, अपनी बात को लिखिए और ये भी लिखिए इन रिप्लाई देयर टू द कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट आर रिटरेटेड एंड रीअफर्म्ड, मतलब मैं उस बात को फिर से दोहराता हूँ और उसी को सबमिट करता हूँ। तो रेप्लिकेशन आप वहाँ पे ड्राफ्ट करके तुरंत अपलोड कर दीजिए अगर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, और अगर अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर अपलोड करने पे प्रॉब्लम आ रही है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट विल अलाउ देन ओनली इट कैन बी अपलोडेड, तो आप एक ईमेल लिख दीजिए जो बेंच है, ये आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि ईमेल आईडी क्या है, कि मुझे WS रिसीव हो चुका है, मुझे एप्लीकेशन को अपलोड करना है, काइंडली अलाउ इन सच एंड सच कंप्लेंट नंबर। तो अगर फर्स्ट डेट से पहले रिप्लाई आ जाता है बिल्डर का तो बहुत अच्छा है, आप भी डिले ना करें, तुरंत एप्लीकेशन फाइल करें। एक चीज़ जो ध्यान रखनी वो ये है कि एप्लीकेशन में कभी कोई एडिशनल फैक्ट मत ऐड करिए। जितने भी फैक्ट्स आपके कंप्लेंट में उसके बियॉन्ड आप एप्लीकेशन में कुछ ऐड नहीं कर सकते। एप्लीकेशन में आपको सिर्फ बिल्डर की बातों को सही या गलत बताना है। अगर सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है बताने की क्यों सही है, लेकिन अगर गलत है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों गलत है। और स्पेसिफिक डिनाई करिए, वेग डिनाई कभी मत करिए, क्योंकि जो वेग डिनाई होता है, स्पेसिफिक डिनाइल नहीं होता, वो एडमिशन माना जाता है लॉ में। CPC में ऐसा दिया हुआ है। अब अगर पहली डेट को बिल्डर WS नहीं फाइल करता है तो आप कोर्ट को अपना जो केस है वो ब्रीफ में बता दीजिए कि सच एंड सच डेट को मैंने बुकिंग किया था, आज तक पोजीशन नहीं मिला, या फिर पोजीशन मिला तो ये प्रॉब्लम है, या फिर पोजीशन दे रहा है तो ये प्रॉब्लम है, पर अभी तक इनका WS फाइल नहीं हुआ है, और महोदय इसमें कोई शॉर्ट डेट दें क्योंकि मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। इस तरह के आप ग्राउंड्स ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप सेक्शन 35A ऑफ द CPC कोट करते हुए कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिल्डर के ऊपर कॉस्ट लगाई जाए कि इसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी वजह से कोर्ट का और आपका भी समय ख़राब हो रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास सिविल कोर्ट की पावर है, और सिविल कोर्ट के पास अगर किसी पार्टी को कोई दूसरी पार्टी मुकदमे में अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को नाजायज़ रूप से परेशान कर रही है या एडजमेंट ले रही है या फिर डिले टैक्टिक्स अपना रही है तो कॉस्ट इम्पोज की जा सकती है। तो अगर रिप्लाई अगर पहली डेट निकल गई है तो अब हम सीधा बात करते हैं कि अगर रिप्लाई आ चुका है तो फिर आपको आर्गुमेंट्स कैसे करना चाहिए और आपका जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए। तो अब रिप्लाई बिल्डर का आ चुका है और आपने उसके ऊपर एप्लीकेशन भी फाइल कर दिया, तब आप अब फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए रेडी हैं। फाइनल आर्गुमेंट्स में आपको अपना कब आपने बुकिंग किया, कब आपने कितना अभी तक टोटल पैसा दे दिया, और उसके बाद बिल्डर आपको क्या प्रॉब्लम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप फैक्चुअली बता दीजिए। अब आपको अगर केस लड़ना है तो आपको सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 12 से लेकर के सेक्शन 19 तक आप थॉरोली पढ़ लीजिए कि आपका केस किस सेक्शन में कवर होता है। तो आप कोर्ट को और अथॉरिटी को या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बता सकते हैं कि ये कौन से प्रोविज़न का कॉन्ट्रावेंशन है, मतलब कि किस रेरा के किस प्रोविज़न को बिल्डर के द्वारा नहीं माना गया और उसके कॉन्ट्रावेंशन में चीज़ें करी गई हैं। जैसे सेक्शन 12 है, उसके अंदर अगर फॉल्स एडवर्टीज़मेंट था, आपको फॉल्स एडवर्टीज़मेंट दे करके घर बेचा गया और वहाँ पर कहा गया कि
इस तरह की खिड़कियां लगाएंगे, उस तरह के दरवाजे लगाएंगे और बालकनी ऐसी होगी, कॉरिडोर ऐसा होगा, कॉमन एरिया ऐसे होंगे और वो सब चीज़ें नहीं हैं अगर वहाँ पर, तो वो फॉल्स एडवर्टीज़मेंट का केस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए सेक्शन 13 का केस, अगर बिल्डर ने आपके बुकिंग से पहले, अलॉटमेंट लेटर निर्गत करने से पहले, एग्रीमेंट टू सेल करने से पहले 10% से ज़्यादा अमाउंट लिया हो, सेक्शन 13 का वायलेशन हो जाएगा। सेक्शन 14 का वायलेशन तब होगा अगर बिल्डर ने बिना 2/3 के परमिशन के, बिना 2/3 अलॉटीज़ के परमिशन के प्रोजेक्ट में ऑल्टरेशंस, एडिशंस, एक्स्ट्रा फ्लोर्स ऐड कर दिए, या फिर क्लब हाउस यहाँ था उसको उठा के और कहीं कर दिया, आपके घर के सामने था, आपने घर इसीलिए लिया कि क्लब हाउस के जस्ट बगल में हूँ, या मंदिर दिखाया था कि आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपना टावर या फ्लैट इस हिसाब से भी चूज़ करते हैं कि क्लब या फिर कॉमन एमिनिटीज़ वहाँ से कितनी दूर हैं, तो अगर वो चीज़ें रीलोकेट कर दी गई हैं तो सेक्शन 14 का वायलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 15, 16 आप पढ़ लीजिए, हाँ, कि 17, 18, 19 में बहुत लंबा लिस्ट है कि क्या क्या लाइबिलिटीज़ और ऑब्लिगेशंस हैं बिल्डर के, उसके हिसाब से उसने किसका वायलेशन किया। अब जैसे रजिस्ट्री, अगर बिल्डर आपको बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के पोजीशन देने की कोशिश कर रहा है, तो सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 19 का वायलेशन है, क्योंकि उसके अंदर दिया हुआ है कि जब भी पोजीशन दिया जाएगा तो वो पहले रजिस्ट्री फ्लैट की करा के उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करके उसके बाद ही दिया जाएगा। और रजिस्ट्री तभी हो सकती है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उस बिल्डिंग के और प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में निर्गत हो चुका हो। तो इस हिसाब से आप अपने आर्गूमेंट्स को फ्रेम करें और उसमें इश्यूज़ क्या बनेंगे वो एक बार देख लीजिए, जैसे कि क्या डिले की वजह से आपको रिफ़ंड मिलना चाहिए, ये एक इशू हो सकता है। क्या जो बिल्डर के द्वारा ये कार्रवाई करी गई है या आपसे एडिशनल पैसे मांगे जा रहे हैं वो क्या बीबीए के हिसाब से जायज़ हैं। तो इन तरह के अलग अलग इश्यूज़ बनते हैं, आप वो पहले से बना करके उसके अकॉर्डिंगली मैटर को आर्ग्यू करें और सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट पहले से तैयारी करके कर सकते हैं। कुछ केस लॉज वगैरह हैं अलग अलग इश्यूज़ पर, अब इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सेक्शन 12 का वायलेशन है तो क्या क्या आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। ऐसी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के जो भी वायलेशंस हैं इनके ऊपर क्या केस लॉज हैं और कैसे उनके अंदर कौन से फैक्ट्स में कौन सा केस लॉ लगेगा या फिर किस प्रोविज़न का वायलेशन हो रहा है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगा। अभी के लिए इसके बेसिस पे आप कंप्लेंट केस को फाइल कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप किस रेरा के किस टॉपिक पर या किस इशू पर स्पेसिफिक वीडियो चाहेंगे पहले, तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। So thank you so much for staying with me during this video and do like and subscribe to my channel. Thank you so much.